नमस्कार दोस्तों इसके पहले क्लास में हम देख रहे थे मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य में हमने क्या देखा? तो मुग़ल साम्राज्य में हमने बाबर देखा कि बाबर ने कैसे कैसे इसका स्थापना किया है। फिर बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में, ठीक है, 30 दिसंबर 1530 में कौन आता है? उसका पुत्र इसका उत्तराधिकारी बनता है, जिसका नाम क्या होता है? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं जो है गद्दी पे बैठता है। फिर हुमायूं जब गद्दी पे बैठता है तो काफ़ी संघर्ष इसका रहता है जीवन। ठीक है, इसका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहता है। जैसे ही गद्दी पे बैठता है ये अपना मतलब इसके समक्ष कुछ प्रारंभिक कठिनाइयाँ होता है, जो हमने आपको बता रखा है। अफ़गान शासक जो सब थे वो क्या कर रहे थे, मतलब इससे संघर्ष कर रहे थे। जैसे एक शेर शाह सूरी, बहादुर शाह गुजरात के शासक था। ठीक है, ये फिर तिजोरियाँ जो था वो खाली था। ठीक है, तो ये सब इसके समक्ष कठिनाइयाँ था। फिर हमने बताया कि जैसे ही ये बैठा 1530 के लास्ट में बैठा, 1531 में इसने क्या किया? तो 1531 में इसने जो है आक्रमण किया, इसने अपना सैन्य अभियान करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसमें 1531 में कौन सा अभियान किया था? तो कालिंजर अभियान किया था। ठीक है ना, कालिंजर अभियान। और ये प्रताप रुद्रदेव को इसमें हराया था। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। और यहाँ से सैन्य का जो खर्च युद्ध हरियाणा जो था, जो युद्ध में खर्च हुआ था, वो लिया इससे और यहाँ से चला गया। ठीक है, फिर इसके बाद 1532 में दो युद्ध करता है। पहला दोहरिया का युद्ध होता है। ठीक है, दोहरिया का युद्ध जो कि अफ़गानियों के साथ करता है। ठीक है, संगठन एक अफ़गान का होता है जिसमें शेर शाह सूरी और महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई कौन था? महमूद लोदी। तो ये दोनों को पराजित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या करता है? तो इसके बाद जो है चुनार के किला, जो कि शेर शाह के अधिकार में आता था, चुनार का किला, इस पर घेरा डाला और लगातार 4 माह तक घेरा डाले रहा। जिसके बाद एक समझौता होता है दोनों के बीच। ठीक है ना, समझौता होता है शेर शाह सूरी और किसके बीच? तो इसके बीच हो जाता है एक समझौता हुमायूं के बीच। और इस समझौते के तहत शेर शाह सूरी अपने पुत्र को एक सैन्य टुकड़े के साथ इसके सेना में, हुमायूं के सेना में भेज देता है। और ये समझौता होता है और जो चुनार का किला है वो वापस कर देता है किसको? शेर शाह को, हुमायूं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा कि गुजरात के शासक जो बहादुर शाह था 1535-36 में उसके खिलाफ लड़ता है। बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ लड़ता है, बहादुर शाह को पराजित करता है। अच्छा, पराजित तो करता है, लेकिन इसकी असफलता के कारण, शेर शाह सूरी के कुछ असफलता के कारण में हम देखो ये सब पॉइंट को आपको याद दिलाएंगे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आगे। फिर दोस्तों हमने कहा आपको कि इसके बाद ये मतलब कि जो हुमायूं है वो पूर्व की ओर बढ़ा आगे। ठीक है, और पुनः क्या करता है? 1532 में चुनार के किला पर किया था आक्रमण। पुनः 1537 में पुनः इसने चुनारगढ़ के किला पर घेरा डाला। क्यों घेरा डाला? क्योंकि शेर शाह फिर से मतलब कि शेर शाह सूरी नहीं मान रहा था समझौता को। ठीक है, तो पुनः चुनार के किला पर कब घेरा डाला? चुनार किला जिसके तहत समझौता हुआ था, तो 1537 में कौन? हुमायूं पुनः चुनार के किला पर घेरा डाला। और ये जो चुनार का किला है इसको पूर्व का द्वार कहा जाता था। क्या कहा जाता है? यानी पूरब की ओर बढ़ने का द्वार। तो पूरब का द्वार कहा जाता था किसको? चुनार के किला को। तो हुमायूं पुनः 1537 में चुनार के किला पर घेरा डाला। चुनार के किला, ठीक है, ये चुनार के किला पर पुनः घेरा कब डालता है? 1537 में, जो कि चुनार के किला को क्या कहा जाता है? पूर्व का द्वार। ठीक है, पूर्व का द्वार। ठीक, तो ये पूर्व का द्वार, बिहार की तरफ बढ़ने के लिए पूर्व की ओर उसको जाना होगा। ठीक है, तो पूर्व का द्वार, तो इस पर घेरा डाला। और इसको चुनार के किला को 6 माह बाद शेर शाह सूरी से अपने अधिकार में हुमायूं कर लेता है। कौन कर लेता है? शेर शाह सूरी से छीन लेता है और हुमायूं अपने अधिकार में कर लेता, अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, तो इसने अपने अधिकार में कर लिया चुनार के किला को। इसके बाद ये बंगाल की तरफ बढ़ा। किधर बढ़ा? बंगाल। अब देखो शासक है, अब राजा है, तो राजा चाहेगा अपना क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आवे, ज़्यादा लोग इससे डरे। तो मतलब कि अपना ज़्यादा क्षेत्र को बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, तो ये कहाँ बढ़ जाता है? फिर बंगाल की ओर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? जैसे देखो ये भारत अगर है तो यहाँ पे आपका बिहार है, यहाँ पे क्या है? बिहार है। ठीक है, इधर वाला क्षेत्र बंगाल, तो देखो इधर है ये यूपी वाला क्षेत्र में था ये, तो इधर पूरब की ओर बढ़ेगा, तो पूरब की ओर यहाँ पे एक किला था। ठीक है ना, इधर बढ़ने के लिए चुनार का किला, कहाँ?
तो यहाँ पे चुनार का किला था जिसको पूरब का द्वार, तो यहाँ पे आ गया। अब बिहार में आ गया, तो बिहार के जाने के बाद कहाँ जाएगा, बंगाल में। तो जब बंगाल में गया चुनार के किला को जीतने के बाद, फिर बंगाल से जब वापस आ रहा था, ये किला जीता, और बंगाल से जब ये वापस आ रहे थे, कौन, हुमायूं, तो बंगाल से वापस आने के क्रम में, ठीक है ना, बंगाल से जब ये वापस आ रहे थे तो उस क्रम में शेर शाह सूरी इसको घेर लेता है। कौन घेरता है, शेर शाह सूरी, चौसा नामक स्थान पर। कहाँ पर, चौसा नामक स्थान पर। जब बंगाल के अभियान करके ये वापस हुमायूं आ रहा था, ठीक है, हुमायूं बंगाल के अभियान करता है, गौड़ वाला क्षेत्र जो बंगाल का राजधानी उस समय था, तो गौड़ में जो स्थानीय सरदार होता है उसके साथ युद्ध लड़ता है, बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे लोग मारा जाता है, तो गौड़ को ये जन्नता बांध रख देता हुमायूं नाम। तो वो सब छोड़ो, आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। आप ये समझो कि जब बंगाल से अभियान करके हुमायूं लौट रहा होता है 1539 में, कब, 1539 में, तब चौसा नामक स्थान पे, जो कि बिहार में बक्सर ज़िला में है। कहाँ है, बिहार के, या ये बिहार है तो बिहार के इस वाला भाग में बक्सर है, तो बक्सर ज़िला में क्या है, बक्सर ज़िला में चौसा है। क्या है दोस्तों, चौसा। तो ये चौसा वाला स्थान पे दोनों के बीच संघर्ष शुरू होता है। क्या होता है, किसके बीच, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो इसी को कहा जाता है चौसा का युद्ध, ठीक है। तो चौसा का युद्ध थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको समझते हैं। क्या दोस्तों, चौसा का युद्ध। चौसा कहाँ है, तो कहाँ का स्थान है, तो चौसा जो स्थान है वो आपका रोहतास बिहार का, ठीक है। तो चौसा का युद्ध जो होता है ये 27 जून 1539 में, कब होता है, 27 जून 1539 में चौसा का युद्ध होता है। किसके बीच होता है, तो हुमायूं एक तरफ, हुमायूं, और एक तरफ कौन होता है, तो एक तरफ होता है आपका ये शेर शाह सूरी होता है, ठीक है, शेर शाह सूरी तो एक तरफ रहता है, ठीक है। इसमें हुमायूं पराजित हो जाता है। हुमायूं क्या होता है, पराजित हो जाता है। तो पहली बार हुमायूं किस युद्ध में पराजित हुआ, चौसा का युद्ध में। पराजित होने का कारण था दोस्तों, हुमायूं जो यहाँ पे शिविर लगाया था, शिविर मतलब आराम करने के, रुकने का जो जगह था, ठीक है, तो वहाँ पे जो शिविर लगाया जाता है स्थिर आराम करने के लिए, तो जो सैनिकों के आराम के लिए, ठीक है, तो जो शिविर लगाया था वो निचले भाग में लगाया था। चौसा में कहाँ लगाया था, निचले भाग में। मतलब इसको कुछ विशेष वो क्षेत्र का ज्ञान नहीं था, तो निचले भाग में जब लगाया तो पानी के कारण, इसका पानी आया बाद में, ठीक है ना, बरसात का मौसम था तो पानी आया, और पानी के कारण इसके शिविर में मतलब कि बहुत सारा पानी आ गया, ठीक है ना, तो पानी आ गया जिससे काफ़ी इसका परेशानियां का सामना करना पड़ा पानी से, ठीक है ना। सोचो पूरा शिविर में पानी आ गया, इसमें तो पहले बंदूक ये सब जो भी होगा उस समय का, ठीक है, औजार इसके, तो वो मतलब कि चल नहीं रहा था, भीग गया इसके कारण से, ठीक है। तो ये शिविर में जब पानी आ गया इससे इसको काफ़ी परेशानियां मतलब कि हुई, ठीक है। इस प्रकार से ये पराजित हो जाता है हुमायूं, और शेर शाह सूरी विजयी रहता है। शेर शाह सूरी कौन सा युद्ध में पहला बार हुमायूं से विजयी प्राप्त करता है, तो चौसा का युद्ध, जो कब होता है, 27 जून 1539 में होता है, ठीक है। जब ये जीतता है ना, तो इसके बाद खुद को ये सुल्तान घोषित करता है। कौन, शेर शाह सूरी क्या घोषित करता है, खुद को सुल्तान घोषित करता है, ठीक है, सुल्तान खुद को घोषित करता है। सोचो ना, हिंदुस्तान का जो सुल्तान था उसको पराजित कर दिया, तो क्यों नहीं ये उपाधि अपने आप को लेगा, तो ये अपने आप को सुल्तान घोषित करता है, और शेर शाह की उपाधि लेता है। किसका उपाधि लेता है, शेर शाह की उपाधि। तो इसके पहले इसका क्या नाम था, तो इसके पहले शेर खां नाम था। क्या नाम था, शेर खां। तो यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है, शेर शाह सूरी, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। इसके बाद हम समझेंगे शेर शाह के बारे में पूरा उसका जीवनी, ठीक है ना। अभी तो आप मोटे मोटे तौर पे ये जान लो। और इसने इस विजयी के बाद अपने नाम के खुतबे पढ़वाए। क्या पढ़वाए, खुतबे पढ़वाए। कौन, शेर शाह सूरी। और सिक्के भी ढलवाए। शासक मतलब सुल्तान वही होता है जो सिक्के ढलवाए, और खुतबे पढ़ाया जाता है मतलब कि मान्यता प्राप्त करने के लिए। आज जो कोई चीज़ के लाइसेंस लिया जाता है तो वो खुतबा होता था उस समय, ठीक है। तो खुतबे पढ़वाए और सिक्के भी ढलवाए। कौन, शेर शाह सूरी। कौन सा युद्ध के बाद, तो चौसा युद्ध में विजयी प्राप्त करने के बाद। तो आप याद रखना कि चौसा युद्ध कौन जीता, शेर शाह सूरी ने जीता, ठीक है। अब देखो ये पराजित तो हुआ हुमायूं चौसा के युद्ध में, लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए आओ देखा न ताव और ये क्या किया कि गंगा नदी, बिहार में पटना में गंगा नदी, ठीक है ना, तो बक्सर से ही प्रवेश करता है बिहार में गंगा नदी। तो बक्सर के चौसा नामक स्थान था वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ गंगा नदी, तो गंगा नदी में ये कूद जाता है अपनी जान बचाने के लिए। और कूदला के बाद इसको पता चलता है कि हमको तो तैरने आता ही नहीं,
सोचो, ठीक है ना। कुदला के बाद इसको पता चलता है कि हमको तैरना नहीं आता। तो एक मछुआरा जो था, एक भिश्ती, जिसको भिश्ती कहा जाता है, वो इसका जान बचाता है, जिसका नाम रहता है निज़ाम। क्या, भिश्ती का नाम क्या होता है? निज़ाम। तो एक भिश्ती के द्वारा, निज़ाम के द्वारा इसका जान बचाया जाता है, एक मछुआरा के द्वारा। किसका जान बचाया जाता है? तो ये आपका हुमायूं का। क्यों? क्योंकि इसने जान बचाने के लिए कहाँ पे कूद गया था? तो गंगा नदी में। बाद में पता चला हमको तैरना आता ही नहीं। तो जो मछुआरा था वो मछली अपना पकड़ने गया होगा, ठीक है ना, नाव लेकर। तो इसमें इसको देखा तो उसको नाव में रखा और ले गया, इसका इलाज किया, ठीक है, जो भी। फिर इस तरह से जान बचाया इसको, कौन? एक भिश्ती, निज़ाम, ठीक है। फिर जब जान बचाता है इसको, तो एक इस एहसान का बदला हुमायूं, अब देखो ऐसा नहीं है कि पराजित हो गया इसके बाद ये आपका इसका मुग़ल साम्राज्य यहाँ ही, मतलब कि चौसा युद्ध के बाद मुग़ल साम्राज्य भारत से समाप्त हो गया, नहीं। इसके बाद एक युद्ध होगा, उसमें अभी मतलब कि उसमें मुग़ल साम्राज्य समाप्त होगा, ठीक है, यहाँ तक नहीं हुआ था। तो ये भिश्ती को जब वापस गया अपने साम्राज्य में, कौन बच कर के? ये हुमायूं। तो ये भिश्ती को लेकर गया और एक दिन का सम्राट इसको बनाया, एक दिन का क्या बनाया? बादशाह इसको बनाया। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए, एक दिन का बादशाह। किसको? तो जिसने इसका जान बचाया, एक दिन का बादशाह बनाया, ठीक है। तो समझ में आया कि निज़ाम जो है, निज़ाम या भिश्ती जो इसकी जान बचाया था, किसकी? हुमायूं का। तो हुमायूं बदले में क्या किया? इसको एक दिन का बादशाह बनाया। क्या बनाया? बादशाह बनाया, एक दिन का बादशाह। तो अब इसको भिश्ती को लगा कि हम ऐसा क्या काम करें। सोचो, आपको अगर कोई एक दिन का भारत का प्रधानमंत्री अभी बना दे, तो आप क्या वैसा वैसा कुछ ज़रूर करना चाहोगे कि हमारा नाम मतलब कि अजर अमर हो जाए, हमारा नाम लोग ले, ठीक है ना। तो एक दिन में क्या ही करें, इसको लगा। तो इसने क्या किया कि एक चमड़े का सिक्का चला दिया। क्या चलाया? चमड़े का सिक्का। तो आज भी चमड़े का सिक्का अगर याद किया जाता है इतिहास में, तो किसको? भिश्ती या निज़ाम को याद किया जाता है, ठीक है। तो एक दिन का बादशाह भिश्ती को बनाया, निज़ाम को, ठीक है, जिसने ये क्या चलाया? चमड़े का सिक्का चलाया था। तो ये था आपका चौसा का युद्ध, जो 27 जून 1539 में हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। जो शेर खां शेरशाह सूरी उपाधि यहाँ पे लेता है, ठीक है, अपने नाम के खुतबे पढ़ाता है और सिक्का ढलवाता है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पे होता है। फिर दोस्तों, जब 1539 में हार जाता है ये युद्ध, तो फिर अब हुमायूं क्या करता है कि अपने क्षेत्र को, जो ये पराजित हुआ, इस अपमान के लिए वो अपने और क्षेत्र इसको जो छीना गया उसको जीतने के लिए शेरशाह से फिर एक युद्ध लड़ता है, जिसका नाम होता है कनौज या बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो ये दोनों युद्ध काफ़ी फेमस युद्ध है, इसको आप ज़रूर याद रखना, कनौज या बिलग्राम का युद्ध। ये कनौज अभी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। उस समय कनौज बिहार के, पश्चिम बिहार और उत्तर प्रदेश में था। तो कनौज या बिलग्राम का युद्ध जो कि 1540 में होता है। कब होता है? 1540 में कनौज बिलग्राम का युद्ध होता है, ठीक है। किसके किसके बीच होगा? तो वही दोनों के बीच होगा। एक साइड रहेगा कौन? हुमायूं, और दूसरे साइड शेरशाह सूरी रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये युद्ध फाइनल है कि कौन हिंदुस्तान पे शासन करेगा, शेरशाह सूरी करेगा या हुमायूं करेगा। जो जीतेगा वो हिंदुस्तान का शासक बन जाएगा, दिल्ली के गद्दी पे बैठेगा। तो दोस्तों, ये जो बिलग्राम का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में भी विजयी रहता है। अच्छा, ये जो युद्ध रहता है ना, ये इसमें दोनों भाइयों का सहयोग लेकर जाता है। कौन? हुमायूं। एक था अस्करी और एक हिंदाल। कौन? हिंदाल। 4 भाई था ना हुमायूं का, और अस्करी, यही एक जगह इसको साथ दिया, ठीक है। तो अस्करी और हिंदाल, ये दोनों के सहयोग से, ये दोनों के समर्थन प्राप्त करके ये जाता है लड़ने के लिए शेरशाह सूरी से कनौज बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। ये बिलग्राम जगह का नाम है जहाँ पे युद्ध हुआ, इसलिए बिलग्राम या कनौज कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे लड़ने जाता है तो अपने 2 भाइयों को लेकर, लेकिन ये पराजित हो जाता है। पुनः क्या होता है? पराजित है, ये विजयी होता है, ठीक है। ये विजयी होता है कौन सा युद्ध में? कनौज। अब बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से ये विजयी प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये इतना मूर्ख, सोचो कैसे कोई हो सकता है। हुमायूं जब देखा था कि अभी ही कुछ समय पहले हम चौसा का युद्ध लड़े थे, तो निचली भाग में शिविर लगाए थे, तो हम मतलब पानी उसमें आ गया था। फिर ये निचली भाग में ही शिविर लगाता है, उसी क्षेत्र के आसपास में, फिर पानी आ जाता है, फिर इसको संघर्ष अपने में ही करना पड़ जाता है पानी से, ठीक है। इसी का फ़ायदा उठाकर शेरशाह सूरी इसको पराजित कर देता है।
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हिंदुस्तान का बादशाह हमने पहले कह दिया कि जो जीतेगा वही सिकंदर, जो जीतेगा वो हिंदुस्तान का बादशाह कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका ये हुमायूं जो है यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर हिंदुस्तान का बादशाह, हिंदुस्तान में एक नया शासक बन जाता है, नया वंश, ठीक है, जिसका नाम होता है सूर्यवंश का स्थापना हो जाता है। कौन सा वंश का? सूर्यवंश का स्थापना किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? शेरशाह सूरी के द्वारा। या तो आप कह सकते हो कि इस तरह हिंदुस्तान का राज सत्ता एक बार फिर से अफ़गान के हाथ में चला गया। इस शेरशाह सूरी कौन से वंश से? अफ़गान से, जो कि लोदी था, इब्राहिम लोदी, उसी से है, ठीक है। तो फिर से एक बार अफ़गान के हाथ में हिंदुस्तान का सत्ता चला जाता है, मुग़लों के हाथ से छीनकर। मुग़लों के हाथ से छीनकर किसके हाथ में चला जाता है? तो द्वितीय अफ़गान वंश इसको हम कह सकते हैं, द्वितीय अफ़गान वंश, ठीक है। पहला तो लोदी था, अब द्वितीय अफ़गान वंश कौन वंश आ गया? सूर्यवंश, जो किसके द्वारा स्थापना इसका किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? सोचो, ये बिहार का एक शासक था, दक्षिण बिहार रोहतास वाला क्षेत्र का, जो कि पूरे हिंदुस्तान पे क्या कर लिया? कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, इस प्रकार से हुमायूं ये पराजित होता है। अब आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि हुमायूं के असफलता का क्या कारण था, कि हुमायूं असफल रहा साम्राज्य को बनाने में, भारत में एक अस्थिरता प्रदान करने में। किसका? तो ये आपका ये मुगल वंश का, ठीक है। तो हुमायूं की असफलता का कारण, आधा कारण तो आप पहले से जानते हो, ठीक है ना, जिसमें से एक प्रमुख कारण था कि साम्राज्य का बंटवारा। पहला आप लिख लो, साम्राज्य का बंटवारा। अब कहो कि आप साम्राज्य का बंटवारा बार बार बोले जा रहे हो, क्या सच में ऐसा कोई कारण था कि साम्राज्य को बांट देने से इसका एक असफलता का कारण बन गया? देखो, साम्राज्य का बंटवारा एक क्यों किया था? क्योंकि बाबर का इच्छा था, बाबर के मृत्यु से पूर्व इच्छा था कि हमारा पुत्र जो हुमायूं है, हुमायूं अपने भाइयों के साथ समान व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे। हुमायूं अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करे? अच्छा व्यवहार करे। अच्छा, खुद तो तिजोरी खाली करके चल ही गया, और इसका भी इच्छा था कि अच्छा व्यवहार करे अपने भाइयों के साथ, ठीक है ना। तो इसी इच्छा को ध्यान में रखकर, अच्छा, ये भी इच्छा था और ये भी मतलब कि अपना उत्तराधिकारी भी इसको घोषित कर दिया था। और इसी इच्छा को मद्दे ध्यान रखकर इसने, हुमायूं ने क्या किया? अपने भाइयों में साम्राज्य को क्या किया? समान अनुपात में बांट लिया। समान मतलब बराबर बराबर भागों में, अनुपात में, समान अनुपात में साम्राज्य का बंटवारा कर लिया। क्या कर लिया? साम्राज्य का बंटवारा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बाबर की इच्छा था कि हुमायूं अपने भाइयों में क्या करे? समान व्यवहार करे। इसी को नज़र में रखकर हुमायूं अपने भाइयों में समान अनुपात में साम्राज्य का बंटवारा कर लिया, ठीक है। अब सोचो, क्या ये आवश्यकता थी? अरे नहीं थी। आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता ये थी, जबकि लिखना आपकी, जबकि आवश्यकता ये थी कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोना। संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता थी। एक आप कह सकते हो कि एक अखंड साम्राज्य स्थापित करने की थी, लेकिन इसने क्या किया? खंड खंड करके अपना दुश्मन खुद के हाथों से इसने बना लिया। तो क्या आवश्यकता थी? कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता थी। मतलब एक ही साम्राज्य में बांधने की आवश्यकता थी, न कि उसका खंड खंड करने की। अब देखो ना, इच्छा पूरा कर दिया, भाइयों में अनुपात में बांट दिया, संपूर्ण भारत को एक सूत्र में नहीं पिरोया। इसका क्या दुष्परिणाम निकला? कि देखो, इसका जो भाई था, ठीक है ना, भाई कि इसके भाई जब मतलब कि इसने क्या किया? साम्राज्य का शक्ति का आघात कर दिया। साम्राज्य का जब विभाजन किया तो साम्राज्य का शक्ति क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है, छोटा छोटा भाग में बट गया। तो हुमायूं के भाइयों जो था वो अब दिल्ली पर अधिकार करने की आकांक्षा रखता था। सभी भाई को लगता था कि हम दिल्ली पर के गद्दी पर बैठे, हम उसको लगता था हम बैठे, एक क्षेत्र मिल ही रखा था, तो उसके सहायता से इसको लग रहा था कि हम दिल्ली पर अधिकार करें हुमायूं को पराजित करके, ठीक है। तो इसके भाइयों के, ठीक है ना, हुमायूं के भाइयों अब क्या? अब दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था।
ठीक है। इसका भाई अब क्या चाहता था, सभी भाई चाहता था कि हम दिल्ली पर अधिकार करें, ठीक है ना। तो इसका आकांक्षा था इन सभी को। अनेक बार विद्रोह किया इसके भाई जो है, अनेक बार क्या किया, अपने ही भाई के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया, ठीक है ना, अपने भाई के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे और संकट के समय में जब हुमायूं के संकट के समय आया, संकट के समय में किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने हुमायूं को साथ नहीं दिया, हुमायूं को साथ नहीं दिया दोस्तों। तो आपको लगता है कि इस साम्राज्य का विघटन करना उचित था? नहीं उचित था। परिणामतः क्या हुआ, तो आप इसके परिणाम स्वरूप परिणामतः आप कह सकते हो कि विद्रोहियों को हुमायूं के खिलाफ सफलता मिला। अब जो विद्रोही था, अन्य विद्रोही भारत में, सोचो अपने ही घर से जब इतना ये कमज़ोर हो जाएगा, अपने ही हाथों से अपने साम्राज्य का विघटन कर दिया, तो ये कमज़ोर हुमायूं हो गया। तो जब कमज़ोर हो गया तो विद्रोहियों को हुमायूं के खिलाफ सफलता मिलने में आसानी होगी, तो हुई भी किसको, शेरशाह सूरी को। तो परिणामतः विद्रोहियों को सफलता मिली। तो एक कारण तो ये रहा, सफलता मिली। और अन्य कारण देखते हैं दोस्तों। एक कारण तो साम्राज्य के विभाजन से संबंधित हो गया। अब देखो शेरशाह सूरी, दूसरा कारण कि शेरशाह सूरी के बढ़ती शक्ति, शेरशाह सूरी के बढ़ती शक्ति की उपेक्षा करना, शक्ति की उपेक्षा, या इसको इग्नोर कहते हैं हम, कि इग्नोर करना, किसी को इग्नोर करना। तो शेरशाह सूरी के जो शक्ति में विस्तार हो रहा था ना, उसका हुमायूं ने उपेक्षा किया, इग्नोर किया। उसको क्या लगता था हुमायूं को, हुमायूं सोचता था कि हम कभी भी शेरशाह सूरी को पराजित कर सकते हैं, कभी भी शेरशाह सूरी को क्या कर सकते हैं, तो इसको पराजित कर सकते हैं। किसको, शेरशाह सूरी को, जो कि इसकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। और उसी शेरशाह सूरी ने इसी को पासा पलट दिया और इसी को पराजित कर दिया और साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया और दिल्ली के गद्दी पे बैठा, ठीक है। तो उनका ये मानना गलत था कि नहीं, कि हम शेरशाह सूरी को, इसलिए किसी को कमज़ोर नहीं समझो, आप अपने दुश्मन में किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहा। फिर देखो 1532 में, देखो तो 1532 में जो चुनार के किले को घेरा था, चुनार के किले को 4 महीने तक जो हमने कहा था घेरा था, कि फिर बाद में क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी के बीच और इसके बीच संधि हो जाता है, ठीक है। क्या संधि अच्छा था यहाँ पे होना? नहीं। क्या करता हुमायूं अगर चाहता कि हमें आगे चलकर इससे कोई खतरा नहीं झेलना पड़े, तो हुमायूं को होना चाहिए था कि हम इसके शक्ति को छीन कर दे, शक्ति को खत्म कर दे। किसके शक्ति को, तो शेरशाह सूरी के शक्ति को खत्म कर दे। लेकिन ऐसा किया नहीं, एक संधि के तहत इसके पुत्र को अपने सेवा में लिया और कहा कि ठीक है ले जाओ अपने चुनार के किला। ये कोई मतलब हुई? फिर तो वो शक्तिशाली होकर तुम पर आक्रमण कर ही देगा, ठीक है। तो इसके शक्ति को छीन नहीं किया, जो कि इसकी शक्ति को खत्म नहीं किया, इसको एक काफ़ी मतलब कि इसका खमियाजा भुगतना पड़ा, ठीक है। फिर दोस्तों ये जो था विलासितापूर्ण जीवन जीता था। कैसा जीवन जीता था? विलासितापूर्ण जीवन। कौन? हुमायूं। असफलता के कारण हम देख रहे हैं, विलासितापूर्ण जीवन जीता था। देखो समय का सही उपयोग नहीं करता था, समय का सदुपयोग आप भी नहीं करोगे, हम भी नहीं सदुपयोग करेंगे, तो कितने भी आप महारथी हो, आप समय के आगे घुटना टेक ही दोगे अगर समय का सदुपयोग नहीं करोगे। तो समय का सदुपयोग न करता था। बताएंगे हम कि कैसे नहीं करता था। देखो जिस समय तीव्र गति से आगे बढ़कर विजय प्राप्त करनी होती थी, क्या? जिस समय तीव्र गति से आगे बढ़कर विजय प्राप्त करनी थी, उस समय ये आराम करते थे। ये क्या करते थे? आराम करते थे। सोचो, अब बोलो कि ऐसे कैसे था कि जिस समय विद्रोही तीव्र गति से आगे बढ़कर युद्ध करना चाहिए था, उस समय विलासिता करते थे, आराम करते थे। कैसे? देखो ये जो था ना, शत्रु को पूरी मौका देता था कि आप सैनिक तैयार करो। मतलब आप ये आराम करने लग जाता, एक युद्ध किया और किसी को पराजित किया, उसको पूरी तरह से समाप्त भी नहीं किया और उसको जैसे शेरशाह सूरी को मौका नहीं दिया सैनिक तैयार करने को, तो शत्रु को सैनिक तैयार करने का पूर्ण मौका देता था। कैसे?
देखो ना, शेरशाह सूरी को जब चुनार के किला पर तो संधि कर लिए, तो क्या अब शत्रु जो है शेरशाह सूरी को अंदाजा लगा ना कि हमारे पास अभी पर्याप्त सैनिक नहीं है कि इसके सामना कर सके, तो अब और रणनीति अपनाएगा और सैनिक तैयार करेगा, फिर इसके अगेंस्ट लड़ेगा। फिर देखो हमने बताया था कि बहादुर शाह जो गुजरात के शासक बहादुर शाह था, ये भी एक अफगान शासक था। कौन? बहादुर शाह। तो बहादुर शाह को ये पराजित किया था। क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, बहादुर शाह को पराजित किया था 1536-37 में। अब पराजित करने के बाद उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं किया, पूरी तरह से फिर छोड़ दिया उसको, ठीक है ना, इग्नोर कर दिया कि अब ये क्या हमारे खिलाफ लड़ेगा। तो पराजित करके उसको पूरा ख़त्म नहीं किया, जिसके कारण बहादुर शाह फिर से शक्ति अर्जित किया, शक्ति बढ़ाया अपना। पुर्तगाली उस समय भारत में आ गया था। देखो 1498 में ही पुर्तगाली भारत में आया, ठीक है, और हम 1500 कितना के 37-38 के बात कर रहे हैं, 36-37 के, ठीक है। तो पुर्तगालियों की सहायता से पुनः शक्ति अर्जित करके बहादुर शाह किसको पराजित करता है, मतलब कि अब गुजरात पर फिर से अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो देखो दोस्तों, ये थी इसका क्या, हुमायूं के असफलता के कारण। तो पहला कारण हमने क्या बताया? तो पहला कारण साम्राज्य का बंटवारा, ठीक है, जो कि बाबर की इच्छा के मतलब ये करते हुए बंटवारा कर दिया, जिससे भाइयों में क्या हो गया, भाइयों को अब आकांक्षा हो गया कि हम दिल्ली के शासक बने। अनेक बार विद्रोह किया, जिससे मतलब कि विद्रोहियों को और मौका मिल गया सफलता मिलने का। शेरशाह सूरी के शक्ति का इग्नोर किया, ठीक है, इस कारण से फिर शेरशाह सूरी इसको पराजित कर देता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं? ठीक है, हुमायूं की कमजोरी अब देखते हैं। हुमायूं की कमजोरी या कह सकते हो दुर्बलता, दुर्बलता या कमजोरी, ठीक है, हुमायूं की कमजोरी या दुर्बलता। देखो लेनपुल कहता है, कौन? लेनपुल एक इतिहासकार है। ये लेनपुल क्या कहता है ना कि उसकी उदार प्रवृत्ति तो सुंदर था, लेकिन विवेक रहित था। वो दयालु था, छोड़ देता था किसी को ऐसे ही, लेकिन वो विवेक रहित, मतलब विवेक बुद्धि से नहीं कि आगे चल के ये हमें धोखा दे सकता है। ठीक है, तो ये कहता है लेनपुल, क्या कहता है कि उसके उदार मतलब कि सुंदर दयालुता विवेक रहित था। क्या था? विवेक रहित था। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों कभी भी स्थिति के अनुकूल ये कार्य नहीं किया। क्या नहीं किया? कभी भी स्थिति के अनुकूल, मतलब कैसा स्थिति है, हमें कैसा कार्य यहाँ करना, अनुकूल कार्य नहीं किया। ये इसका कमजोरी था। जैसे में कि हमने कहा कि चौसा का युद्ध में शिविर जो है निचली भाग में, शिविर कौन से भाग में लगाया था? निचली भाग में लगाया था, ठीक है, जिससे पानी जाने के कारण इससे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, हार गया। फिर इसके बाद कनौज के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में भी शिविर निचली भाग में लगा दिया, जबकि इसको होना चाहिए था कि पिछले बार इसी से पानी भर जाने से हमें दिक्कत हुई थी, तो ऐसा परिस्थिति को भापना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं भापा। ठीक है ना, तो ये इसकी दुर्बलता था, इसका कमजोरी था। ठीक है, अब दोस्तों कमजोरी इसका हो गया। फिर दोस्तों यहाँ से जब ये पराजित हुआ, तो अब निष्कासित जीवन फिर से एक बार ये मुगल साम्राज्य को स्थापित करेगा भारत में। ठीक है ना, तो फिर देखो जब हुमायूं यहाँ से भागा तो फिर कहाँ रहा, क्या किया, वो अब देखते हैं। तो हुमायूं का निष्कासित मतलब जब भारत से निकला, हुमायूं जब भागा भारत से, ठीक है, का निष्कासित जीवन। अब इसका निष्कासित जीवन देखते हैं। क्या देखते हैं? निष्कासित जीवन किसका? हुमायूं का। देखो हुमायूं का निष्कासित जीवन, अब निष्कासित जीवन में क्या, तो आगरा और दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया था? तो इस पर अधिकार हो गया था किसका? शेरशाह का। शेरशाह, यानी पूरा भारत पर अधिकार किसका हो गया था? शेरशाह। तो अब क्या करता हुमायूं देखो हुमायूं जो है यहाँ से मतलब कि जाता है सिंध में। कहाँ जाता है? सिंध से होता हुआ ईरान पहुँच जाता है। कहाँ पहुँचता है? ईरान। सिंध से होता हुआ ईरान पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? ईरान। हम दिखाएंगे अभी मैप में कि कहाँ है सिंध। ठीक है, सिंध से होता हुआ ये ईरान पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? ईरान पहुँचता है। उसके पहले ये मतलब कि क्या करता है कि पंजाब के एक सरदार था अमरकोट। पंजाब के कहाँ? अमरकोट में, मतलब कि पंजाब के अमरकोट के जो मतलब कि सरदार था, जो वहाँ के शासक था, उसके महल में ये रुका। क्या किया? उसके महल में शरण लिया। क्या लिया? शरण लिया। पंजाब भारत में ही, ठीक, शरण लिया। अब देखो किसी से तो रिश्ता अच्छा बना रहता है ना, अब कोई शासक है तो इसके महल में शरण लिया। ठीक है, और इसने इसके एक गुरु थे, गुरु का नाम था मीर अली। क्या नाम था? मीर अली। किसके गुरु?
तो बाबर, ये आपका हुमायूं के गुरु का नाम था मीर अली अकबर। मीर अली अकबर पूरा नाम था, मीर अली अकबर, ठीक है। केवल अकबर इसी का पुत्र है, मीर अली अकबर इसका गुरु है। तो इसके ये अपने गुरु के इसके महल में जाने से पहले, पंजाब के जो अमरकोट है इसके महल में जाने से पहले अपने गुरु के शरण में गया था। तो गुरु के शरण में गया था। एक दिन जब वहाँ पे रुके हुए थे ये हुमायूं, तो गुरु का एक पुत्री थी, ठीक है, जो कि पूजा करके आ रही थी। अब हुमायूं उसको देखा तो इसका मन उस पर मचलने लगा, दिल फिसल गया, ठीक है। तो इस अपने गुरु के बेटी से ये प्यार कर लिया और फिर उसी से विवाह कर लिया, जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, किससे विवाह कर लिया? तो ये निर्वासित काल में हम देख रहे हैं कि जब इस पर शेरशाह सूरी का क्या हो गया, अधिकार हो गया दिल्ली पे, ठीक है। तो हुमायूं अपने गुरु के पास गया, मीर अली अकबर के पास। तो वहाँ पे उसके पुत्री मीर अली अकबर के हमीदा बानो बेगम से विवाह किया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से विवाह करने के बाद चला जाता है पंजाब के शासक अमरकोट के पास और उसके शरण में रहता है। उसके शरण में इसको छोड़ दिया, किसको? हमीदा बानो बेगम को। और इसी के महल में हमीदा बानो बेगम 1500, हमीदा बानो बेगम का इसी के महल में, किसके? तो ये अमरकोट के महल में 1542 में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 1542 में एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम होता है अकबर, ठीक है। क्या नाम होता है? अकबर, ठीक है। किसके महल में? तो पंजाब के अमरकोट के जो शासक था उसके महल में, ठीक है। और इस समय इसके शरण में छोड़ करके, इसके महल में छोड़ करके हुमायूं चला गया था कहाँ? सिंध से होते हुए ईरान चला गया था। क्यों गया था वहाँ पर? तो ईरान के शासक इसको समर्थन करता था, तो उससे शक्ति प्राप्त करने के लिए, उससे सेना लेने के लिए चला गया था, ताकि फिर से हम शक्ति प्राप्त करके भारत पर आक्रमण करें, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अब ये क्षेत्र पर किसका हो गया? तो ये उत्तर भारत के क्षेत्र है, दिल्ली ये सब है, ठीक है। आगरा, दिल्ली, ये सब पर शेरशाह सूरी का हो गया कब्जा, ठीक है। शेरशाह सूरी, तो यहाँ से भाग गया कौन? अकबर। अकबर पंजाब वाला क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र में अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को छोड़ा, जो कि 1542 में एक पुत्र का जन्म देता है, जिसका क्या नाम होता है? अकबर, ठीक है। वही आगे चलकर महान शासक बनता है भारत का। और इस रास्ता से ये जो है, ये सिंध के रास्ता से, ये सिंध है ना, तो ये सिंध के रास्ता से चला जाता है कहाँ पे? ईरान चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? ये आप देख रहे हो ईरान, देखो यहाँ पे ईरान है, ये ईरान दिख रहा है आपको। तो यहाँ आता है और यहाँ के शासक से सहयोग लेता है, समर्थन प्राप्त करता है, और इस शासक के सहयोग से काबुल और कंधार को पुनः जीतता है, जो कि बाबर जीता था 1504 से 7 में, ठीक है। तो फिर से ये, तो इसी के इसके भाई कामरान के कब्जा में था, तो अपने भाई से काबुल और कंधार जीतता है। फिर लाहौर को जीतता है, जो कि लाहौर इसके भाई कामरान ने जीत रखा था, तो लाहौर को जीतता है। अब देखता है कि अब भाई नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये काबुल कंधार को जीतता है, फिर लाहौर को जीतता है, फिर सेना को संगठित करके फिर भारत पर आक्रमण करता है, और फिर से भारत को जीतेगा और फिर से मुगल साम्राज्य को स्थापित करेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि हुमायूं यहाँ से भारत से हारने के बाद कहाँ चला गया? तो हुमायूं चला गया ईरान चला गया, ठीक है। अपनी पत्नी को कहाँ छोड़ दिया? तो अमरकोट में, ठीक है। कहाँ छोड़ दिया? अमरकोट में। इसी अमरकोट में, पंजाब के अमरकोट के शासक के यहाँ, यहीं पे 1542-41 में छोड़कर जाता है, ठीक है। 42 में जन्म होता है किसका? अकबर का, ठीक है। अकबर का जन्म होता है इसी के महल में, अमरकोट में। अब देखो, ये ईरान जाता है निर्वासित काल में, और ईरान से जाकर काबुल में फिर ये रहता है। कहाँ रहता है? काबुल में। और फिर ईरान के शासक से सहयोग लेता है, सहायता लेता है, ठीक है। क्या करता है? ईरान के शाह से सहायता लेता है, सहायता लेकर काबुल और कंधार को जीतता है, काबुल कंधार को जीतता, ठीक है। और इसके बाद फिर लाहौर को जीतता है, लाहौर को जीतता है। किसको जीतता है? इसके बाद लाहौर को जीता, ठीक है। लाहौर को जीता। फिर लाहौर के जीतने के बाद, लाहौर को जीतने के बाद देखो, शेरशाह सूरी कब सत्ता पे बैठा था दिल्ली के गद्दी पे? 1540 में। 1545 में इसका मृत्यु हो जाता है, तो इसका उत्तराधिकारी आता है, ठीक है। कौन आता है वो अगले क्लास में देखेंगे। फिर इसका 1553 में इसके एक उत्तराधिकारी होता है शेरशाह सूरी का, जिसका नाम होता है दोस्तों इस्लाम शाह। क्या नाम होता है? इस्लाम शाह। कब? 1553 में। तो इस्लाम शाह 1553 में मौत हो जाता है इसका, इस्लाम शाह का, ठीक है। क्या हो जाता है? मौत हो जाता है। तो इसके मौत होने से 1553 में क्या होता है कि अफगान सूरवंश का विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है?
मतलब अब कमज़ोर शासक आता है, ठीक है, तो इसका विघटन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कमज़ोर होता है। अब देखो लाहौर तक तो पहुंच गया, लाहौर तक तो यहाँ तक पहुंच गया, अब भारत में एंट्री मारना है उसका। तो अब देख रहा है कि सूर्यवंश फिर से कमज़ोर हो गया। अब इसी का फ़ायदा उठाकर फिर से हुमायूं अब क्या करेगा, तो सूर्यवंश पर क्या करेगा, तो भारत पर अब हमला करेगा और फिर से जीतेगा और फिर से वो मुगल साम्राज्य का स्थापना करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँचा? ईरान के सहायता से, ईरान के शासक की सहायता से लाहौर को जीता, काबुल कंदहार को जीता। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों, इसके बाद देखो 1555 में लाहौर को जीता। किसको जीता? अपने भाई से ही, ठीक है, कामरान से। किसको जीता? लाहौर को 1555 में जीता। अब 1553 में कौन मर गया था? तो इस्लाम शाह। कौन? इस्लाम शाह, जो किसका शासक था? सूर्यवंश के शासक था, जिसका स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी। तो सूर्यवंश के शासक। अब जब ये इस्लाम शाह मर गया तो सूर्यवंश का विघटन हो गया, कमज़ोर हो गया। क्या हो गया? विघटन हो गया, टूट गया, कमज़ोर हो गया। अब इसी कमज़ोरी का लाभ उठाकर, इसी कमज़ोरी का लाभ उठाकर क्या करेगा ये? तो हुमायूं हमला करेगा। क्या करेगा? हुमायूं इस पर हमला करेगा और जीतने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों 1555 में कहाँ पे आ गया? लाहौर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जब पता चलता है कि इस्लाम शाह का मृत्यु 1553 में हो जाने से सूर्यवंश कमज़ोर पड़ गया है, तो इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर ये क्या करता है? मछीवाड़ा का युद्ध करता है, जो कि सतलुज नदी पर मछीवाड़ा है। ठीक है, कौन सा युद्ध? मछीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, कब करता है? तो 1555 में ही लाहौर को जीतता अपने भाई से। ठीक है, 1555 में ही मछीवाड़ा का युद्ध करता है। कौन सा युद्ध करता है? मछीवाड़ा का युद्ध करता है। कब? 1555 में। कब करता है दोस्तों? तो 1555 में करता है। कौन सा युद्ध? मछीवाड़ा का युद्ध। तो इस युद्ध में किसके किसके साथ? तो एक तो हुमायूं होता है, एक हुमायूं, और एक तरफ कौन रहेगा? तो अफगान सेना, सूर्यवंश। ठीक है, अफगान सेना में कौन? जो भारत पर शासन कर रहा था, सूर्यवंश। ठीक है ना। तो इस मछीवाड़ा का युद्ध जो कि 55 में होता है, 1555 में, इसमें जो मुगल सेना हुमायूं का कौन सा सेना? मुगल वंश से हुमायूं था। ठीक है, मुगल सेना एक तरफ से सूर सेना। ठीक है, तो मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो बैरम खां कर रहा था। कौन कर रहा था? बैरम खां। ठीक है ना, इसके जो नेतृत्व कर रहा था मुगल सेना का 1555 के मछीवाड़ा के युद्ध में, वो कौन था? बैरम खां था। कौन था दोस्तों? बैरम खां। और बैरम खां विजयी रहा, यानी हुमायूं का सेना जीत जाता है। हुमायूं का सेना क्या होता है? मछीवाड़ा का युद्ध में जीत जाता है और पंजाब वाला क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता है। पंजाब में ही मछीवाड़ा है, तो उस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों, इसके बाद देखो, पहला हमने बताया 1555 में पहला कौन सा युद्ध होता है? मछीवाड़ा का युद्ध। मछीवाड़ा का युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन दे रहा था? तो बैरम खां। यही बैरम खां जीतता है, यानी बैरम खां किसके तरफ से था? तो बैरम खां किसका सेनापति था? तो हुमायूं का। ठीक है, तो हुमायूं का विजयी रहा, और विजयी होने के बाद पंजाब वाला क्षेत्र में मछीवाड़ा, तो पंजाब वाला क्षेत्र जीत गया। पंजाब का क्षेत्र यानी भारत का कुछ क्षेत्र जीता। इसके बाद दूसरा 1555 में ही युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। ठीक है, फिर से होता है सूर्यवंश के सेना और किसके साथ? तो इसके खिलाफ। ठीक है, तो सरहिंद का युद्ध होता है। किसका युद्ध रहता है? सरहिंद का। सॉरी दोस्तों, सॉरी। ये जो यहाँ पे जो नेतृत्व करता है मछीवाड़ा के युद्ध में, वो हुमायूं ही करता है। कौन करता है? बैरम खां नहीं, हुमायूं करता है। ये सरहिंद का युद्ध में बैरम खां करता है मुगल सेना का नेतृत्व। कौन करता है? तो एक तरफ तो होता है मुगल सेना, सरहिंद का युद्ध जो 1555 में होता है, तो मुगल सेना, एक तरफ रहता है सूर्यवंश के सूर सेना। ठीक है, सूर सेना। ठीक है, तो ये रहता है। अब देखो सूर सेना का नेतृत्व, इसका नेतृत्व कौन करता है? तो जो शासक होगा वो, तो कौन शासक रहता है? तो सुल्तान सिकंदर शाह सूर। कौन? सिकंदर शाह सूर इसका नेतृत्व करता है। इसका नेतृत्व बैरम खां, जो कि सेनापति होता है, बैरम खां। ठीक है, जो कि किसका है? तो हुमायूं का। मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है? बैरम खां करता है। सरहिंद का युद्ध कब होता है? 1555 में होता है। 1555 में होता है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? बैरम खां। बैरम खां विजयी रहता है। क्या? ये जीत जाता है, इसको पराजित कर देता है। इसको क्या करता है? पराजित कर देता है। इस प्रकार से सूर्यवंश, यानी आप कह सकते हो अफगान, पुनः क्या होता है? अफगान वंश भारत पर से समाप्त हो जाता है। पुनः मुगल वंश का
स्थापना हो जाता है भारत में। कब? 1555 में। कब हो जाता है? 1555 में दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। और पुनः 1555 में हुमायूं को दिल्ली के तख्त पर, दिल्ली के गद्दी पर बैठने का पुनः सौभाग्य प्राप्त होता है। अब पुनः कौन आ गया? हुमायूं आ गया, मुगल वंश आ गया। कौन आ गया दोस्तों? मुगल साम्राज्य का स्थापना फिर से एक बार भारत पे होता है। अब यही मुगल वंश जो है अब 1857 की क्रांति तक पूरा चलने वाला है। ठीक है, तो ये रहा हुमायूं दोस्तों। अब हुमायूं का मृत्यु 1555 में ये गद्दी पर बैठता है। अब देखते हैं हुमायूं का मृत्यु। तो ये तो हमने पहले बता रखा था कि इसने दीन पनाह नामक नगर बसाया था, जिसको अपनी राजधानी बनाया था। किसका? दीन पनाह दिल्ली में। ठीक है, यहीं पे एक पुस्तकालय बनाया था, लाइब्रेरी बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था? पुस्तकालय, जिसका नाम क्या दिया था? शेर ये मंडल। इसी पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर इसका मौत हो जाता है। सीढ़ियों से गिरकर। अब कब हो जाता है? तो 1555 में। 1556 में इसका, सॉरी 1556 में, जनवरी 1556 में, जनवरी 1556 में इसका मौत हो जाता है। देखो दोस्तों, इसका जीवन से सीखो, कितना संघर्ष किया इसने जीवन में, लेकिन कभी भी इसने राजा होने का सुख है वैसा नहीं इसको मिला। ठीक है, तो इसके मृत्यु हो जाता है कब? मृत्यु जनवरी 1556 में, सीढ़ियों से गिरने, जो शेर मंडल पुस्तकालय है उसके सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है, तो इसका जो कब्र है, ठीक है ना, इसका कब्र, हुमायूं का कब्र जो बनाया है, जो हुमायूं का मकबरा या कब्र बनाया है, या कह सकते हो मकबरा, वो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। इसकी बीवी जो थी ना, इसकी पत्नी, जिसका क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम से जो ये निकाह किया था, अपने गुरु के पुत्री से निकाह किया था ये। ठीक है, तो दिल्ली में इसके पत्नी के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? इसके मकबरा दिल्ली में इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने इसको गिफ्ट किया। ठीक है, हमीदा बानो बेगम के द्वारा इसके मकबरा बनाया गया। अब मकबरा का जो बनाया, जो मिस्त्री, उसका नाम था मिर्ज़ा गियास बेग। कौन बनाया? वास्तुकार का क्या नाम था? वास्तुकार मतलब बनाने वाला, वास्तुकार का नाम मिर्ज़ा, ठीक है, गियास बेग, मिर्ज़ा गियास बेग ने बनाया। किसने बनवाया? तो बनवाया तो हमीदा बानो बेगम ने, और किसने बनाया? तो मिर्ज़ा गियास बेग। ठीक है, किसने? मिर्ज़ा गियास बेग। कब बनाया? तो अकबर के शासनकाल में। अकबर इसके पुत्र था। किसके? तो हमीदा बानो बेगम और हुमायूं के। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल में मिर्ज़ा गियास बेग के द्वारा बनाया गया हुमायूं का मकबरा, जो कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में। देखो, इसके जो क्या कहता है उसका, इसका एक मतलब कि जीवनी जो लिखा, ठीक है, वो लिखा गया है आत्मकथा। इसके आत्मकथा का नाम है बाबर, ये हुमायूं नामा। बाबर का बाबर नामा, तो इसका हुमायूं नामा, जो कि इसके बहन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? इसके बहन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया हुमायूं नामा? तो बहन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। ठीक है, अब देखो, इसके मौत जो होता है ना, तो इसके मौत पे एक इतिहासकार है, जिसका नाम आपको हमने पहले भी बता रखा है, जिसने कहा था कि ये सुंदर, उदारता तो था लेकिन विवेकशील नहीं था। ठीक है ना, तो लेनपुल इसके मौत पे कहता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और जीवन भर हुमायूं लड़खड़ाता रहा, और अंत में लड़खड़ाते ही मौत हो गई ना। देखो ना जी, पहले गद्दी पे बैठा तो युद्ध लड़ा, युद्ध जैसे ही बैठा, ठीक है ना, फिर थोड़ा सा जब लगा कि अब आराम करने का आया, तो शेरशाह सूरी ने इसको परेशान किया, शेरशाह सूरी इसको भगा दिया यहाँ से। फिर कुछ समय के बाद, संघर्ष करने के बाद शक्ति अर्जित करता है, और फिर आता है मछीवाड़ा का युद्ध जीतता है। ठीक है,
और अपने भाइयों से काबुल, कंधार, लाहौर को जीतता है और मछीवाड़ा का युद्ध जीतकर सरहिंद का युद्ध जीतता है। फिर 1555 में जीतता है, 1556 में इसका सिपाहियों से गिरकर मौत हो जाता है। तो लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया, किसने कहा? लेनपुल ने कहा। इसको आप याद रखना, ठीक है। तो ये था दोस्तों हुमायूं से संबंधित। तो आज के अच्छा, इसका जो मतलब कि आत्मकथा किसने लिखा था? आत्मकथा का क्या नाम था? आत्मकथा जो था उसका नाम था हुमायूं नामा। क्या नाम था? इसी हुमायूं नामा से मिलता है, हुमायूं नामा में मिलता है कि इसने चिश्ती को या निज़ाम को एक दिन का शासक बनाया था। तो इसको लिखा किसने? क्या बाबर के जैसा इन्होंने खुद लिखा हुमायूं ने? नहीं, इसने नहीं लिखा। इसके बहन गुलबदन बेगम, कौन? गुलबदन बेगम ने लिखी। इसकी बहन लिखी गुलबदन बेगम, उसी ने लिखी कि इसको बाबर को शौक था, मतलब बाबर ज्योतिष में विश्वास करता था, सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहन कर जाता था, अफीम खाने का शौकीन था। कौन लिखी? इसकी बहन गुलबदन बेगम, ठीक है। तो हुमायूं के यहीं से हुमायूं का चैप्टर जो है समाप्त होता है दोस्तों। फिर आगे के क्लास में हम देखेंगे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो कि 2 क्लास में हम इसको समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद अकबर देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। हमें पूरी उम्मीद है कि थोड़ा डिटेल तो हमने बता रखा है, लेकिन फिर भी अच्छा है, ठीक है। आपको समझ में आने में कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।